नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। आज हम बात करने वाले हैं एपीवाई के बारे में। तो आज हम जानेंगे एपीवाई क्या है, एपीवाई का बेनिफिट हम कहां से और किस जगह से ले सकते हैं, और उसका जो फॉर्म मिलता है उसको फिलअप कैसे करना है और उसको कहां पर डालना है और इसको किस किस की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे एपीवाई के बारे में। तो एपीवाई क्या है? एपीवाई का फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना। बेसिकली ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। किन लोगों के लिए दिया गया है? साधारण व्यक्ति जो कि कोई लार्ज कैप में काम नहीं करता, जो कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे काम नहीं करता। बेसिकली हम जैसे बोल सकते हैं जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय हुआ, जैसे कि कोई एक गार्डनर हुआ, जैसे कि कोई एक मैकेनिक हुआ। इन लोगों के लिए बेसिकली ये वाला योजना खास करके बनाया गया है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं ज़्यादातर क्या होता है, 60 साल के बाद इंसानों को कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है। वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो फिजिकली मेंटली तो हो जाता है, फाइनेंशियली कैसे हो? इसीलिए फाइनेंशियली ये वाला रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम ये वाला दिया है, जिसको हम बोलते हैं अटल पेंशन योजना। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं पीपीएफ गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली मेंटेन किया जाता है। ये वाला किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? वो है PFRDA। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अभी आप जान लिए होंगे एपीवाई क्या है। अभी हम देखेंगे एपीवाई का जनरल क्राइटेरिया और इसका मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, जो कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज क्या है इसका अप्लाई करने के लिए? 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। और इसका बेनिफिट हम कितने साल के बाद ले सकते हैं? वो है 60 साल। बेसिकली जब भी कोई इंसान बुढ़ापे के टाइम पे पहुंच जाता है तभी ये इसका बेनिफिट ले सकता है, तभी इसका बेनिफिट छोटे छोटे अमाउंट में मिलेगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहूँगा। सपोज कोई एक डिलीवरी बॉय हुआ जो कि खुद का मंथली कमाता है 12,000, तो उसका मंथली इनकम तो ऐसे ही एक्सपेंसेस 8,000 में चला जाता होगा। उसके पास रुका कितना? 4,000 अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक साल में वो कितना सेविंग कर पाएगा? 48,000। तो 48,000 अगर वो गुड़ुआ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसका फायदा उसको बुढ़ापे में या कि 60 साल के बाद मिल सकता है, तो इसके लिए वो एपीवाई प्रेफर कर सकता है। तो उसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है? एपीवाई का एक फॉर्म मिलता है जो कि फिलअप करके कोई भी एक पास के कोई भी बैंक में सबमिट कर सकता है। अगर आपको वो फॉर्म देखना है या फिर वो फॉर्म के बारे में जानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर करना क्या है, आपको 60 साल के बाद बेसिकली आपको चूज़ करना है आपको मंथली कितना चाहिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। उसी हिसाब से आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या क्या बोल सकते हैं सेविंग्स के तौर पे आपको मंथली कुछ वेजेस डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको 60 साल के बाद बुढ़ापे के बाद या कि बुढ़ापे में आपको मंथली कुछ रुपए मिलेंगे, जिसके सहारे आप अपना सारा जिंदगी सही में फाइनेंशियली ज़्यादा वीक ना हो गए गुजार सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसमें कितना पेनल्टी पड़ सकता है और कितना अमाउंट तक आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पहले करते वक्त आपका खुद का बैंक अकाउंट डिटेल्स सारे के सारे देना पड़ेगा, जिसके सहारे क्या होगा कि आपको आपका जो भी मनी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि आप चूज़ किए रहेंगे, उसका अमाउंट ऑटोमेटिक महीने के एंड में डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि आपका सपोज महीने में डिडक्ट होना है 4,000 और आपके अकाउंट में है 2,500, तो इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा कि नहीं? बस वो पेनल्टी क्या है, अगर आपका डेडिकेटेड अकाउंट में 100 के नीचे है बैलेंस, तो आपको 1 रुपये का पेनल्टी पड़ सकता है। अगर 100 से 500 के पीछे या कि 500 से कम है तो आपका 2 रुपये का पेनल्टी पड़ेगा। वैसे ही 500 से 1,000 यानी कि 1,000 से कम है तो आपको 5 रुपये तक का पेनल्टी पड़ेगा। अगर 1,000 से ज़्यादा आपका अमाउंट कम है आपके अकाउंट में तो आपको 10 रुपये तक का पेनल्टी पड़ सकता है। अभी हम बात करेंगे अगर आपका मंथली सैलरी बढ़ गया और आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। ये वाला चीज़ करने के लिए आपको साल में एक ही बार कर सकते हैं, जो कि अप्रैल का महीना, जिसको कि हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये वाला एक ही महीना है जो वाले महीने पे आप अपना खुद का प्लान चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका सैलरी 10,000 से 20,000 हो गया और आपको खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। आप मंथली सपोज आप 6,000 डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको 12,000 डिपॉजिट करना है, तो आपको ये वाला चेंजेस कब कर सकते हैं? अप्रैल महीने में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे, अगर आप ये वाले पेंशन में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वाले में आप इरेगुलर हो चुके हो, जैसे कि आप 2 महीने का आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आपको डिपॉजिट करना है वो वाला आप कर नहीं पाए, तो क्या हो सकता है? जैसे कि जनरली पीएफ आती है, आपका अकाउंट को 6 महीने तक रिव्यू करेगा। अगर आपका एक्टिविटी इरेगुलर है तो क्या करेगा? आपका अकाउंट 6 महीने के बाद डिस्क्लोज कर देगा और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप पिछले सेक्शन में आप जो भी आप खुद का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो वो वाला इन्वेस्टमेंट आपको अकाउंट में वापस आ जाएगा और आपको पहले से नए सिरे से फिर से एपीवाई की स्कीम एक्टिवेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये वाला एक प्रॉब्लम है। अगर आप इरेगुलर हो रहे हो तो ये वाला एक वार्निंग है कि आपके अकाउंट में भी डिस्क्लोज हो सकता है। अभी हम बात करेंगे, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो वाला इन्वेस्टमेंट किस जगह पे जा रहा है। जैसे कि मैं बता दूं, आपका डिपॉजिटेड अमाउंट में से 45 से 50% का अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, ठीक है, और 35 से 45% तक का डिपॉजिट आपका इन्वेस्ट हो रहा है डेब्ट मार्केट, और 5 से 15% तक का डिपोजिशन इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी मार्केट, और बाकी का 5% मनी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एपीवाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, एंड आई होप कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको कोई और जानकारी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।